हेलो फ्रेंड्स, पीके क्लासेस में आप हार्दिक स्वागत है। तो आज की ये क्लास होने वाली है एसएसटी पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस की। आज की क्लास होने वाली है आपकी सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आपने इस क्लास के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आप कोई भी नए क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे एसएसटी पेडागोजी के वेरी इजीली। तो ये क्लास होने वाली है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। पूरे 30 क्वेश्चंस देखिए, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी सीटेट के एग्ज़ाम की। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों को तथ्यों और तारीखों को कंठस्थ कराना। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच और सामाजिक समझ विकसित करना। सी ऑप्शन है केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने योग्य अंक प्राप्त कराना। या डी ऑप्शन है समाज में व्याप्त रूढ़िवादी धारणाओं को बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहले एलिमिनेट करते हैं। विद्यार्थियों को तथ्यों और तारीखों को कंठस्थ कराना, नहीं, कंठस्थ कराना मतलब रूट लर्निंग कराना, रटाना वो तो हमें है ही नहीं है। ठीक है, किसी भी पेडागोजी हो, किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, उसमें हमें रूट लर्निंग तो करानी ही नहीं है, रटवाना नहीं है, कंठस्थ नहीं करवाना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने योग्य अंक प्राप्त कराना, ये भी नहीं है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। आगे देखिए, डी ऑप्शन क्या है, समाज में व्याप्त रूढ़िवादी धारणाओं को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं, रूढ़िवादिताओं को तो कम करना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना है। तो आपका डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अब आपका बचा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच और सामाजिक समझ विकसित करना, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच और सामाजिक समझ विकसित करना, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच और सामाजिक समझ विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में सीटेट का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को शामिल नहीं किया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को शामिल नहीं किया जाता। ए ऑप्शन है इतिहास, बी ऑप्शन है भूगोल, सी ऑप्शन है राजनीति विज्ञान, डी ऑप्शन है व्यावसायिक प्रबंधन। तो किस सब्जेक्ट को सामाजिक विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो इतिहास भी उच्च प्राइमरी लेवल पर होता है, ठीक है, भूगोल भी होता है, राजनीति विज्ञान भी होता है, तो कौन सा नहीं होता है, व्यावसायिक प्रबंधन आपने सुना ही नहीं होगा एसएसटी में। इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान तो आपने सुना ही होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये सभी शामिल किए जाते हैं। आपसे पूछा है किसको शामिल नहीं किया जाता, तो व्यावसायिक प्रबंधन को शामिल नहीं किया जाता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, व्यावसायिक प्रबंधन। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को शामिल नहीं किया जाता है, व्यावसायिक प्रबंधन को। सेकंड का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी है। ए ऑप्शन है शिक्षक द्वारा केवल व्याख्यान देना, बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के सीधे उत्तर लिखवाना, सी ऑप्शन है समसामयिक सामाजिक मुद्दों पर खुली चर्चा आयोजित करना,
या डी ऑप्शन है छात्रों को घर से लंबे निबंध लिखकर लाने को कहना। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, निबंध घर से लिखकर लाना, इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं मिल रहा, डी ऑप्शन काट दीजिए। शिक्षक द्वारा केवल व्याख्यान देना, इसको भी काट दीजिए, यहाँ पे भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं हो रही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन देखिए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के सीधे उत्तर लिखवाना, ये भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं दे रही है रणनीति, बी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, समसामयिक सामाजिक मुद्दों पर खुली चर्चा आयोजित करना, इससे क्या हुआ? क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, समसामयिक सामाजिक मुद्दों पर खुली चर्चा आयोजित करना। क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए? ए ऑप्शन है केवल ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण, बी ऑप्शन है संकीर्ण और परीक्षा केंद्रित, सी ऑप्शन है शिक्षार्थी केंद्रित तथा सामाजिक वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ, या डी ऑप्शन है तकनीकी और वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित। तो कैसा होना चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण, देखिए केवल ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण हो, ऐसा नहीं होना चाहिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षण। ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। संकीर्ण और परीक्षा केंद्रित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, परीक्षा केंद्रित ना शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, बी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए तकनीकी और वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित, ये भी आपका कट हो जाएगा। तकनीकी और वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित भी नहीं होना चाहिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षण। किस पर आधारित होना चाहिए? शिक्षार्थी केंद्रित तथा सामाजिक वास्तविकताओं से जुड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का ही तो हम पढ़ रहे हैं, एसएसटी तो पढ़ रहे हैं, तो एसएसटी तो होनी चाहिए। यहाँ तक केवल तकनीकी और वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित, जबकि हमसे पूछ रहा है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण पूछ रहा है। किसका? सामाजिक विज्ञान का शिक्षण। तो शिक्षार्थी केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित तथा सामाजिक वास्तविकताओं से जुड़ा जरूर होना चाहिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षण। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थी केंद्रित तथा सामाजिक वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ होना चाहिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में जेंडर संवेदनशीलता विकसित करने हेतु एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में जेंडर संवेदनशीलता विकसित करने हेतु एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है केवल पुरुष नायकों के योगदान को पढ़ाना, बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में रूढ़िबद्ध भूमिकाओं पर सवाल उठाना और चर्चा करना, सी ऑप्शन है लड़कों और लड़कियों को अलग अलग गतिविधियों में बांटना, या डी ऑप्शन है जेंडर के मुद्दों को नज़रअंदाज करना। तो देखो, नज़रअंदाज तो हमें करना नहीं है जेंडर के मुद्दे को, डी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, लड़कों और लड़कियों को अलग अलग गतिविधियों में बांटना, मतलब अलग अलग कर देना, तो यहाँ पर तो रूढ़िवादिता ही आ रही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल कट हो जाएगा। ए देखिए, केवल पुरुष नायकों के योगदान को पढ़ाना, तो यहाँ पर भी भेदभाव हो रहा है, रूढ़िवादिता आ रही है, ए ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तकों में रूढ़िबद्ध भूमिकाओं पर सवाल उठाना और चर्चा करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, पाठ्य पुस्तकों में रूढ़िबद्ध भूमिकाओं पर सवाल उठाना और चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रोजेक्ट मेथड सामाजिक विज्ञान में क्यों उपयोगी है? प्रोजेक्ट मेथड एसएसटी में क्यों उपयोगी है? ए ऑप्शन है यह छात्रों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ाती है, बी ऑप्शन है यह छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़कर अनुभवजन्य ज्ञान देती है,
देखो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इसको तो काट दो। प्रोजेक्ट मेथड रटने की प्रवृत्ति को नहीं बढ़ाता है, तो ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। बी ऑप्शन है, यह छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़कर अनुभवजन्य ज्ञान देती है, तो ये बात हमारी पॉजिटिव है। क्या करता है प्रोजेक्ट मेथड? छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़कर अनुभवजन्य ज्ञान देती है, तो ये हमारा करेक्ट है। अभी आगे और देखते हैं 2 ऑप्शंस। सारे ऑप्शंस पढ़ने होते हैं आपको सीटेट में, कौन सा बेस्ट है उसे देखेंगे। इससे शिक्षक का कार्यभार कम होता है, बिल्कुल गलत। यह परीक्षा के समय बचाती है, बिल्कुल गलत। तो आपका राइट आंसर वही हो जाएगा 6 का। कौन सा हो जाएगा? प्रोजेक्ट मेथड सामाजिक विज्ञान में क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़कर अनुभवजन्य ज्ञान देती है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री TLM के रूप में मानचित्र का उपयोग किस कौशल को विकसित करता है? सामाजिक विज्ञान की एक क्लास है जिसमें एक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि TLM के रूप में मैप का उपयोग किस कौशल को विकसित करता है? ए ऑप्शन है केवल रटने का कौशल, बी ऑप्शन है स्थानिक समझ और दिशा ज्ञान, सी ऑप्शन है भाषा और शब्दावली का ज्ञान, डी ऑप्शन है संगीतात्मक कौशल। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए केवल रटने का कौशल नहीं विकसित करता है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। मैप रटने का कौशल थोड़ी विकसित करता है। सी ऑप्शन क्या है? भाषा और शब्दावली का ज्ञान। देखो भाषा और शब्दावली का ज्ञान भी नहीं विकसित करता है। संगीतात्मक कौशल तो बिल्कुल ही नहीं होगा, संगीतात्मक कौशल थोड़ी विकसित कर रहा है। मैप क्या विकसित कर रहा है? स्थानिक समझ और दिशा का ज्ञान दे रहा है। ठीक है, स्थानिक समझ और दिशा ज्ञान कौशल को विकसित कर रहा है मैप। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्थानिक समझ और दिशा ज्ञान। ठीक है, TLM के रूप में मैप क्या किस कौशल को विकसित करता है? स्थानिक समझ और दिशा ज्ञान को। 7 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इतिहास शिक्षण में सोर्सेज का प्रयोग करने का प्राथमिक शैक्षणिक लाभ क्या है? इतिहास शिक्षण में यानी कि हिस्ट्री के शिक्षण में स्रोतों यानी कि सोर्सेज का प्रयोग करने का प्राथमिक शैक्षणिक लाभ क्या है? ए ऑप्शन है छात्रों को यह बताना कि इतिहास केवल एक काल्पनिक कथा है। बी ऑप्शन है छात्रों को अतीत के साक्ष्यों का विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने का अवसर देना। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेना, या डी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के पन्नों को भरना। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए छात्रों को बताना कि इतिहास केवल एक काल्पनिक कथा है, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेना, बिल्कुल गलत। ये थोड़ी है सोर्सों का प्रयोग करने का प्राथमिक शैक्षणिक लाभ। पाठ्य पुस्तक के पन्नों को भरना, बिल्कुल गलत, ये भी नहीं है शैक्षणिक लाभ। किसका? सोर्सेज का प्रयोग करने का हिस्ट्री में प्राथमिक शैक्षणिक लाभ। तो क्या है? छात्रों को अतीत के साक्ष्यों का विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने का अवसर देना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, छात्रों के अतीत के साक्ष्यों का विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? CCE से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए है क्या है क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में रचनात्मक मूल्यांकन का कौन सा उदाहरण है? रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण बताना है SST में। ठीक है, सत्र के अंत में ली जाने वाली वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र,
कक्षा में समूह चर्चा, वाद विवाद और पोर्टफोलियो, या केवल बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो रचनात्मक मूल्यांकन का क्या उदाहरण है? तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सत्र के अंत में ली जाने वाली वार्षिक परीक्षा फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण नहीं है। बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र भी उदाहरण नहीं है। केवल बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण नहीं है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या उदाहरण है? कक्षा में समूह चर्चा, वाद विवाद और पोर्टफोलियो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में समूह चर्चा, वाद विवाद और पोर्टफोलियो क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है। तो 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय स्थानीय इतिहास या स्थानीय पर्यावरण को शामिल करने का मुख्य तर्क क्या है? सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय स्थानीय इतिहास या स्थानीय पर्यावरण को शामिल करने का मुख्य तर्क क्या है? ए ऑप्शन है, इससे पाठ्यक्रम जल्दी समाप्त होता है। बी ऑप्शन है, छात्र अपने निकट परिवेश से जोड़कर अमूर्त अवधारणाओं को आसानी से समझ पाते हैं। सी ऑप्शन है, स्थानीय लोगों को खुश करना। डी ऑप्शन है, राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम को कम करना। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इससे पाठ्यक्रम जल्दी समाप्त हो जाता है, बिल्कुल गलत। स्थानीय इतिहास और स्थानीय पर्यावरण को शामिल करने का तर्क क्या है? ये तो नहीं है कि पाठ्यक्रम जल्दी समाप्त हो जाता है। स्थानीय लोगों को खुश करना ये भी नहीं है। राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम को कम करना ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा जाएगा? स्थानीय पर्यावरण और स्थानीय इतिहास को जोड़ने का मुख्य तर्क क्या है? छात्र अपने निकट परिवेश से जोड़कर अमूर्त अवधारणाओं को आसानी से समझ पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, छात्र अपने निकट परिवेश से जोड़कर अमूर्त अवधारणाओं को आसानी से समझ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग कहाँ सबसे अधिक लाभदायक है? रोल प्ले या भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग एसएसटी में कहाँ सबसे अधिक लाभदायक है? ए ऑप्शन है, गणितीय समीकरण हल करने में। बी ऑप्शन है, ऐतिहासिक चरित्रों या सामाजिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को महसूस करने और समझने में। सी ऑप्शन है, नक्शे में देश की सीमाएं खींचने में। डी ऑप्शन है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को देखने में। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए गणितीय समीकरण हल करने में रोल प्ले का उपयोग लाभदायक नहीं है। सबसे अधिक लाभदायक पूछ रहा है तो गणितीय समीकरण हल करने में नहीं है। सी देखिए नक्शे में देश की सीमाएं खींचने में भी नहीं है। डी देखिए रासायनिक प्रतिक्रियाओं को देखने में भी नहीं है। बी बचा, ऐतिहासिक चरित्रों या सामाजिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को महसूस करने और समझने में रोल प्ले विधि का उपयोग सबसे अधिक लाभदायक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ऐतिहासिक चरित्रों या सामाजिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को महसूस करने और समझने में रोल प्ले विधि का उपयोग सबसे अधिक लाभदायक है। 11 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आपकी कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के छात्र हैं। आप अपनी शिक्षण पद्धति को कैसे बनाएंगे? तो विविध पृष्ठभूमि के बच्चे हैं हमारी क्लास में, तो हमें शिक्षण पद्धति कैसी बनानी है ये पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं। विविध बच्चे हैं विविध पृष्ठभूमि के, तो ए ऑप्शन है, सभी के लिए एक कठोर और समान नियम लागू होंगे। छात्रों के सांस्कृतिक अनुभवों का सम्मान करते हुए उन्हें शिक्षण का हिस्सा बनाएंगे। सी ऑप्शन है, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देंगे। डी ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक के बाहर की बात नहीं करेंगे। तो विविध पृष्ठभूमि के बच्चे हैं क्लास में, सामाजिक विज्ञान की क्लास में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कठोर और समान नियम लागू नहीं होंगे क्योंकि विविध पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के हैं।
ठीक है, ए ऑप्शन कट हो जाएगा। केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देंगे, ये भी बिल्कुल कट हो जाएगा, गलत बात है। केवल मेधावी, भेदभाव थोड़ी करना है हमें बच्चों के साथ। पाठ्य पुस्तक के बाहर की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत बात है। हमें अनुभवों से भी तो जोड़ना है, बच्चे के दैनिक जीवन के अनुभवों से, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक के बाहर की बात नहीं करेंगे, ये बात भी गलत हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, छात्रों के सांस्कृतिक अनुभवों का सम्मान करते हुए उन्हें शिक्षण का हिस्सा बनाएंगे। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। विविध पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, तो एज अ टीचर आप कैसी शिक्षण पद्धति बनाएंगे, छात्रों के सांस्कृतिक अनुभवों का सम्मान करते हुए उन्हें शिक्षण का हिस्सा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 था, ये कौन सा था, 12। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, पूरे क्वेश्चन देखिएगा आप, पूरे क्वेश्चंस देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, संविधान की प्रस्तावना को उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण में तरीका कौन सा होगा। हमें क्या पढ़ानी है, बच्चों को संविधान की प्रस्तावना पढ़ानी है। क्या पढ़ानी है, संविधान की प्रस्तावना उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ानी है। तो उसके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण गम्य तरीका कौन सा होगा। ए ऑप्शन है, प्रस्तावना को बोर्ड पर लिखकर रटा देंगे। बी ऑप्शन है, इसके मूल आदर्शों, न्याय, स्वतंत्रता, समता पर वास्तविक जीवन के उदाहरणों से चर्चा करना। सी ऑप्शन है, केवल परीक्षा के लिए परिभाषा याद करवाना। या डी ऑप्शन है, पूरी किताब घर से पढ़कर आने को कहना। तो देखो, पूरी किताब घर से पढ़कर आने को कहना, डी ऑप्शन काट दीजिए, ठीक है। ए ऑप्शन देखिए, बोर्ड पर लिखकर रटा देना, रूट लर्निंग तो करानी नहीं है, ए ऑप्शन भी कट हो जाएगा। केवल परीक्षा के लिए परिभाषा याद कराना, ये भी बिल्कुल कट हो जाएगा। तो संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है, इसके मूल आदर्शों यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, समता पर वास्तविक जीवन के उदाहरणों से चर्चा करना। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इसके मूल आदर्शों पर वास्तविक जीवन के उदाहरणों से चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सामाजिक विज्ञान में फील्ड ट्रिप का क्या महत्व है, ठीक है। फील्ड ट्रिप का क्या महत्व है सामाजिक विज्ञान में। यह केवल मनोरंजन का साधन है, यह प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान अर्जन का सबसे सशक्त माध्यम है। सी ऑप्शन है, यह शिक्षण समय की बर्बादी है। डी ऑप्शन है, इससे छात्रों का अनुशासन टूटता है। अनुशासन टूटता है, बिल्कुल गलत बात है, डी ऑप्शन काट दीजिए। यह समय की बर्बादी है, बिल्कुल काट दीजिए। यह केवल मनोरंजन का साधन है, काट दीजिए। तो क्या बचा आपके पास, बी ऑप्शन बचा, यह प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान अर्जन का सबसे सशक्त माध्यम है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यह प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान अर्जन का सबसे सशक्त माध्यम है। 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आपको पूरी क्लास देखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 क्या है, संसद की कार्य प्रणाली को समझाने के लिए कक्षा में किस पेडागोजिकल उपकरण का उपयोग सबसे अधिक अर्थपूर्ण होगा, ठीक है। तो संसद की कार्य प्रणाली को समझाने के लिए कक्षा में किस पेडागोजिकल उपकरण का उपयोग सबसे अधिक अर्थपूर्ण होगा, किस पेडागोजिकल उपकरण का उपयोग सबसे अधिक अर्थपूर्ण होगा। ए ऑप्शन है, संसद के सत्र का वीडियो दिखाना या मॉक पार्लियामेंट कराना। बी ऑप्शन है, केवल पाठ्यपुस्तक के पैराग्राफ का मौन पठन कराना। सी ऑप्शन है, संसद सदस्यों के नाम याद करवाना। डी ऑप्शन है, एक लंबा भाषण देना। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो, मौन, केवल पाठ्यपुस्तक के पैराग्राफ का मौन पठन कराना बिल्कुल गलत हो जाएगा। संसद सदस्यों के नाम याद करवाना, रटवाना नहीं है, लंबा भाषण देना भी नहीं है। तो संसद के सत्र का वीडियो दिखाना या मॉक पार्लियामेंट कराना आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसद की कार्य प्रणाली को समझाने के लिए कक्षा में किस पेडागोजिकल उपकरण का उपयोग सबसे अधिक अर्थपूर्ण हुआ, किसका हुआ, संसद के सत्र का वीडियो दिखाना या मॉक पार्लियामेंट कराना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा,
सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को लेसन प्लान बनाते समय किस बात का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? एसएसटी के शिक्षक को लेसन प्लान बनाते समय किस बात का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? ए ऑप्शन है शिक्षक की अपनी सुविधा, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, आयु वर्ग और सीखने की गति, सी ऑप्शन है कक्षा की सजावट, डी ऑप्शन है स्कूल की समयावधि। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, शिक्षकों की अपनी सुविधा का ध्यान नहीं रखना है लेसन प्लान बनाते समय, कक्षा की सजावट से भी हमें कोई मतलब नहीं है, स्कूल की समयावधि से भी हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, आयु वर्ग और सीखने की गति को ध्यान में रखते हुए हमें लेसन प्लान बनाना चाहिए। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, आयु वर्ग और सीखने की गति। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है भूमंडलीकरण जैसी कठिन अमूर्त अवधारणा को समझाने के लिए शिक्षक को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? कौन सा चैप्टर पढ़ाना है? भूमंडलीकरण पढ़ाना है। ऐसी कठिन अमूर्त अवधारणा को समझाने के लिए शिक्षक को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? ए ऑप्शन है सीधे जटिल अर्थशास्त्र की परिभाषा से, बी ऑप्शन है छात्रों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं जैसे विदेशी फ़ोन, कपड़े, भोजन के उद्गम से, सी ऑप्शन है परिभाषाओं के चार्ट से, या डी ऑप्शन है बोर्ड पर लंबे नोट्स लिखवा कर। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, डी ऑप्शन बिल्कुल कट हो जाएगा, बोर्ड पर लंबे नोट्स नहीं लिखवाने हैं। सीधे जटिल अर्थशास्त्र की परिभाषा से बिल्कुल नहीं, परिभाषाओं के चार्ट से भी नहीं हमें पढ़ाना है। ग्लोबलाइजेशन कहाँ से पढ़ाना है? इस कठिन अमूर्त अवधारणा के लिए कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? छात्रों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं जैसे विदेशी फ़ोन, कपड़े, भोजन के उद्गम से हमें ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? देखिए, सामाजिक विज्ञान में उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विज्ञान में रेमेडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है परीक्षा में फेल हुए बच्चों को दंडित करना, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर करना, सी ऑप्शन है मेधावी छात्रों को आगे बढ़ाना, या डी ऑप्शन है पाठ्यक्रम को दोबारा तेज़ी से पढ़ाना। तो देखो, एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन। परीक्षा में फेल हुए बच्चों को दंडित देना नहीं है रेमेडियल टीचिंग, मेधावी छात्रों को आगे बढ़ाना भी नहीं है, पाठ्यक्रम को दोबारा तेज़ी से पढ़ाना भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर करना रेमेडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर करना। 18 का बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, अब ठीक है। सामाजिक असमानता के संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सामाजिक असमानता के संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सोशल इनइक्वालिटी हम पढ़ा रहे हैं मुद्दा, ठीक है। ए ऑप्शन है तटस्थ, मूल्य आधारित और संवेदनशील जो छात्रों में समता की भावना जगाए। बी ऑप्शन है किसी एक पक्ष का समर्थन करने वाला। सी ऑप्शन है उपेक्षापूर्ण और रूखा। डी ऑप्शन है राजनीतिक रूप से प्रेरित। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, किसी एक पक्ष का समर्थन करने वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षक का दृष्टिकोण किसी एक पक्ष का समर्थन करने वाला नहीं होना चाहिए, ये तो भेदभाव हो जाएगा। उपेक्षापूर्ण और रूखा भी नहीं होना चाहिए, राजनीतिक रूप से प्रेरित भी नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? तटस्थ, मूल्य आधारित और संवेदनशील जो छात्रों में समता की भावना जगाए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तटस्थ,
मूल्य आधारित और संवेदनशील जो छात्रों में समता की भावना जगाए, ऐसा शिक्षक का दृष्टिकोण होना चाहिए सोशल इनइक्वालिटी जैसे संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय। 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए 20 क्या है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन में ओपन बुक टेस्ट का क्या लाभ है। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन में ओपन बुक टेस्ट का क्या लाभ है। ए ऑप्शन है, यह छात्रों की रटने की क्षमता की जांच करता है। बी ऑप्शन है, यह तथ्यों को ढूंढने और उनके विश्लेषण समझ की परख के लिए उपयोगी है। सी ऑप्शन है, इससे छात्र परीक्षा से डरते नहीं हैं और मेहनत नहीं करते। यह बहुत सरल मूल्यांकन है। ओपन बुक टेस्ट का क्या लाभ है, किसका पूछ रहा है, ओपन बुक टेस्ट का लाभ क्या है सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन में। तो यह छात्रों की रटने की जांच करता है। देखो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा ए ऑप्शन आपका। इससे छात्र परीक्षा से डरते नहीं हैं और मेहनत नहीं करते, ये भी गलत हो जाएगा। ओपन बुक टेस्ट का लाभ, यह बहुत सरल मूल्यांकन है, ये भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 20 का। यह तथ्यों को ढूंढने और उनके विश्लेषण समझ की परख के लिए उपयोगी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह तथ्यों को ढूंढने और उनके विश्लेषण समझ की परख के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए 21 क्या है, भूगोल शिक्षण में ग्लोब और मॉडल का प्रयोग करने से कौन सी क्षमता मजबूत होती है। भूगोल शिक्षण में ग्लोब और मॉडल का प्रयोग करने से कौन सी क्षमता मजबूत होती है। ए ऑप्शन है अमूर्त चिंतन और 3D कल्पना क्षमता। बी ऑप्शन है स्मरण शक्ति। सी ऑप्शन है हस्तलेखन शैली। डी ऑप्शन है व्याकरण ज्ञान। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो स्मरण शक्ति नहीं बढ़ती है ग्लोब और मॉडल का प्रयोग करने से। बी ऑप्शन कट हो जाएगा, हस्तलेखन शैली भी नहीं, बी सी ऑप्शन भी कट हो जाएगा, और व्याकरण ज्ञान मजबूत होता है, ये भी बात गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमूर्त चिंतन और 3D कल्पना क्षमता। तो ग्लोब और मॉडल का प्रयोग करने से कौन सी क्षमता मजबूत होती है, अमूर्त क्षमता और त्रिआयामी यानी कि 3D कल्पना क्षमता। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 21 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, अमूर्त चिंतन और त्रिआयामी कल्पना क्षमता। आगे बढ़ते हैं 22 की तरफ। देखिए 22 क्या है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है केवल सरकारी नीतियों का गुणगान करने वाली। बी ऑप्शन है समावेशी तार्किक और छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करने वाली। सी ऑप्शन है बहुत अधिक भारी और कठिन शब्दों से युक्त। डी ऑप्शन है केवल चित्रों से भरी हुई। तो देखिए केवल चित्रों से भरी हुई तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, केवल चित्रों से भरी हुई कट हो जाएगा। केवल सरकारी नीतियों का गुणगान करने वाली कट हो जाएगा। बहुत अधिक भारी और कठिन शब्दों से युक्त कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समावेशी तार्किक और छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करने वाली। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें समावेशी तार्किक और छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करने वाली होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिए 23 क्या है, जूम आउट करना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों के पूर्व अनुभवों को स्थान देने का क्या फ़ायदा है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों के पूर्व अनुभवों को स्थान देने का क्या फ़ायदा है। ए ऑप्शन है इससे कक्षा का समय नष्ट होता है। बी ऑप्शन है ज्ञान का निर्माण सहज और अर्थपूर्ण होता है क्योंकि बच्चे नए ज्ञान को पुराने से जोड़ता है। सी ऑप्शन है शिक्षक को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। डी ऑप्शन है बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इससे कक्षा का समय नष्ट होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 23 का ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा कि इससे कक्षा का समय नष्ट होता है।
बी ऑप्शन है ज्ञान का निर्माण सहज और अर्थपूर्ण होता है क्योंकि बच्चा नए ज्ञान को पुराने से जोड़ता है। ये हमें पॉजिटिव लग रहा है। सी है शिक्षक को मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल गलत बात है। डी ऑप्शन है बच्चे अनुशासित रहते हैं, गलत बात है। बच्चों के पूर्व अनुभवों को स्थान देने का क्या फ़ायदा है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान का निर्माण सहज और अर्थपूर्ण होता है क्योंकि बच्चा नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों के पूर्व अनुभवों को स्थान देने का क्या फ़ायदा है? इससे ज्ञान का निर्माण सहज और अर्थपूर्ण होता है क्योंकि बच्चा नए ज्ञान को पुराने से जोड़ता है। 23 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सामाजिक विज्ञान के लिए पारंपरिक और शिक्षक केंद्रित मानी जाती है? ए विधि है खोज विधि, बी है व्याख्यान विधि, सी है समस्या समाधान विधि, डी है प्रोजेक्ट विधि। तो शिक्षक केंद्रित और पारंपरिक मानी जाती है, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए खोज विधि नहीं है शिक्षक केंद्रित, समस्या समाधान विधि भी नहीं है, प्रोजेक्ट मेथड भी नहीं है। ये कह रहा है पारंपरिक और शिक्षक केंद्रित। तो आप सभी जानते हैं व्याख्यान विधि जो लेक्चर मेथड होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लेक्चर मेथड क्या है? पारंपरिक है और शिक्षक केंद्रित विधि है सामाजिक विज्ञान के लिए। 24 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 की तरफ। 25 है एक प्रभावी सामाजिक विज्ञान की कक्षा वह है जहाँ पूर्ण शांति हो और छात्र सिर्फ सुने, शिक्षक और छात्रों के बीच सक्रिय संवाद और वैचारिक आदान प्रदान हो, केवल गृह कार्य पूरा कराया जाए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न तुरंत हल हो। डी ऑप्शन काट दीजिए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न तुरंत हल हों, केवल गृह कार्य पूरा कराया जाए, काट दीजिए। अब ए और बी में से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण शांति हो और छात्र सिर्फ सुने, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल सुनने वाली थोड़ी होनी चाहिए, छात्र संवाद होना चाहिए दोनों के बीच। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक और छात्रों के बीच सक्रिय संवाद और वैचारिक आदान प्रदान हो। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, शिक्षक और छात्रों के बीच सक्रिय संवाद और वैचारिक आदान प्रदान हो। 25 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 की तरफ। 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पर हम। 26 को देखते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ाते समय आदर्श नागरिकों के गुणों को विकसित करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ाते समय आदर्श नागरिक के गुणों को विकसित करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? केवल नागरिकों के कर्तव्यों की सूची याद कराना। बी ऑप्शन है विद्यालयीन गतिविधियों और सह शैक्षणिक कार्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों का आचरण करवाना। सी ऑप्शन है चुनाव की प्रक्रिया की सिर्फ किताब से रीडिंग कराना। डी ऑप्शन है राजनीति से दूर रहने की सलाह देना। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो केवल नागरिकों के कर्तव्यों की सूची याद कराना नहीं है, रूट लर्निंग नहीं करानी है, चुनावों की प्रक्रिया की सिर्फ किताब से रीडिंग भी नहीं करानी है, आपको ओनली किताब से रीडिंग नहीं करानी है, राजनीति से दूर रहने की सलाह भी नहीं देनी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालयीन गतिविधियों और सह शैक्षणिक कार्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों का आचरण करवाना। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यालयीन गतिविधियों और सह शैक्षणिक कार्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों का आचरण करवाना। 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 की तरफ। देखिए 27 क्या है? सामाजिक विज्ञान में इंक्वायरी अप्रोच यानी कि पूछताछ आधारित दृष्टिकोण का आधार क्या है? सामाजिक विज्ञान में इंक्वायरी अप्रोच यानी कि पूछताछ आधारित दृष्टिकोण का आधार क्या है? ए ऑप्शन है छात्रों के मन में जिज्ञासा पैदा करना और उन्हें उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करना। बी ऑप्शन है छात्रों को तैयार उत्तर देना।
सी ऑप्शन है केवल गृह कार्य की जांच करना। डी ऑप्शन है कड़े अनुशासन का पालन करना। इंक्वायरी अप्रोच का आधार क्या है? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो बी ऑप्शन छात्रों को तैयार उत्तर देना बिल्कुल गलत हो जाएगा। इंक्वायरी अप्रोच है ये। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट गलत हो जाएगा, केवल गृह कार्य की जांच करना। डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, कड़े अनुशासन का पालन करना। तो छात्रों के मन में जिज्ञासा पैदा करना और उन्हें उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करना ही क्या है? इंक्वायरी अप्रोच का आधार है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। छात्रों के मन में जिज्ञासा पैदा करना और उन्हें उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करना। 27 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 की तरफ। 28 क्या है? देखिए 28 क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा जूम आउट। प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य आधार पूछ रहा है, क्या होना चाहिए? ए है बच्चों के आसपास की दुनिया और सामाजिक परिवेश। बी है प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ। सी है वैश्विक अर्थव्यवस्था के आंकड़े। डी ऑप्शन है जटिल राजनीतिक संधियाँ। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ बिल्कुल गलत हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य आधार पूछ रहा है, तो ये नहीं होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था के आंकड़े भी नहीं होगा। जटिल राजनीतिक संधियाँ भी नहीं होगा। क्या होगा? सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य आधार बच्चों के आसपास की दुनिया और सामाजिक परिवेश। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। बच्चों के आसपास की दुनिया और सामाजिक परिवेश क्या है? सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य आधार है। 28 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 की तरफ। देखिए पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान में पोर्टफोलियो मूल्यांकन का क्या महत्व है? सामाजिक विज्ञान में पोर्टफोलियो मूल्यांकन का क्या महत्व है? ए ऑप्शन है यह छात्र के एक निश्चित समय में किए गए विकास प्रयासों और उपलब्धियों का क्रमिक संग्रह है। बी ऑप्शन है यह छात्र की लिखावट की जांच करता है। सी ऑप्शन है यह साल के अंत का परीक्षा परिणाम है। डी ऑप्शन है यह शिक्षक की डायरी है। पोर्टफोलियो क्या है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यह शिक्षक की डायरी है, बिल्कुल गलत। यह साल के अंत का परीक्षा परिणाम है, बिल्कुल गलत। यह छात्र की लिखावट की जांच करता है, बिल्कुल गलत। पोर्टफोलियो मूल्यांकन का क्या महत्व है? यह छात्र के एक निश्चित समय में किए गए विकास प्रयासों और उपलब्धियों का क्रमिक संग्रह है। तो 29 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 29 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में पोर्टफोलियो मूल्यांकन का क्या महत्व है? यह छात्र के एक निश्चित समय में किए गए विकास प्रयासों और उपलब्धियों का एक क्रमिक संग्रह है। ठीक है, 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है क्या है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में पूर्वाग्रहों को तोड़ने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में पूर्वाग्रहों को तोड़ने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व विविधता की सराहना सिखाना। सी है विवादास्पद विषयों से बचना। डी है छात्रों को चुप कराना। छात्रों को चुप कराना बिल्कुल काट दो। विवादास्पद विषयों से बचना बिल्कुल काट दो। पूर्वाग्रहों को बढ़ावा नहीं देना है, हमें तोड़ना है, तो बढ़ावा तो देना ही नहीं है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 30 का राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व विविधता की सराहना सिखाना ही क्या है? पूर्वाग्रहों को तोड़ने के लिए ये कदम शिक्षक को उठाना चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व विविधता की सराहना सिखाना। 30 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे एसएसटी पेडागोजी के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस। आई होप ये 30 क्वेश्चंस आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगे होंगे।
अगर आपने ये पूरी क्लास नहीं देखी है तो अच्छे से पूरी क्लास देखें, स्टार्टिंग से एंड तक पूरी क्लास देखें। ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, आपको SST पेडागोजी में फुल मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो टॉप 30 MCQs अगर आप सॉल्व कर पाते हैं ये, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एक हाई लेवल पर डेवलप हो जाएगी, जो आपको और भी नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने की समझ विकसित करेगी। तो इस क्लास को पूरा देखें और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी आपको ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस मिलती रहें जो आपके CTET एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने में हेल्प करती रहें। तो चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।